पूछे कि मेरी सबसे पुरानी याद क्या है, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मुझे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं, मुझे अपने पिता की आवाज़ याद नहीं, मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा असली जन्मदिन कौन सा है। मेरी पूरी जिंदगी एक सवाल से शुरू हुई थी, मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन एक बात मुझे हमेशा पता थी, मैं कौन बनना चाहता हूँ। मेरा नाम काइटो आइजावा है। आइजावा मेरा असली सरनेम नहीं है। यह नाम मुझे उस अनाथालय ने दिया था जहां मैं पला बड़ा। शायद मेरे असली माता पिता ने मुझे कोई और नाम दिया होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कभी इतना समय ही नहीं दिया कि मैं उसे जान पाता। जब मैं छोटा था तो हर रविवार अनाथालय में कुछ परिवार बच्चों को गोद लेने आते थे। मैं भी हर बार नए कपड़े पहनकर सबसे आगे खड़ा हो जाता था। मैं सोचता था शायद आज कोई मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन हर रविवार शाम को मैं उसी बिस्तर पर लौट आता था। धीरे धीरे मैंने इंतजार करना छोड़ दिया। उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया था, अगर दुनिया मुझे अपनाने नहीं आएगी तो मैं खुद अपनी दुनिया बना लूंगा। आज मेरी उम्र 22 साल है। मैं टोक्यो के एक छोटे से किराए के कमरे में रहता हूँ। कमरा इतना छोटा है कि अगर मैं दोनों हाथ फैलाऊं तो लगभग दोनों दीवारों को छू सकता हूँ। मेरे कमरे में सिर्फ एक पुराना बिस्तर है, एक लकड़ी की मेज, एक कुर्सी और एक छोटी सी अलमारी जिसमें मेरे पूरे कपड़े आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कुल मिलाकर 2 शर्ट, 2 पैंट और एक जोड़ी जूते हैं। बस। मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4:50 बजे। अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। सच कहूं तो अब मुझे अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब जिम्मेदारियां नींद से बड़ी हो जाए तो आंखें अपने आप खुल जाती हैं। मैंने जल्दी से मुंह धोया, आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना थोड़ा टूटा हुआ था, उसमें मेरा चेहरा भी पूरा नहीं दिखता था। मैंने खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग काइटो। मेरे अलावा मुझे ये कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। मैंने अपनी सफ़ेद शर्ट पहनी। उसकी कॉलर कई जगह से घिस चुकी थी, फिर भी मैंने उसे बहुत सावधानी से इस्त्री किया, क्योंकि गरीब इंसान के पास कपड़े कम होते हैं लेकिन आत्मसम्मान कम नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और ठंडी सुबह में निकल पड़ा। टोक्यो जाग रहा था। सड़कें धीरे धीरे लोगों से भरने लगी थी। कुछ लोग महंगी कारों में ऑफिस जा रहे थे, कुछ टैक्सी पकड़ रहे थे, कुछ मोबाइल पर मीटिंग कर रहे थे। मैं अपनी पुरानी साइकिल चलाते हुए उन सबको देख रहा था। कई बार लोग मुझे देखकर आगे निकल जाते थे। शायद उन्हें लगता होगा कि मेरी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता, मेरी मंजिल उनसे कहीं बड़ी थी। रास्ते में हमेशा की तरह मैं एक विशाल कांच की इमारत के सामने रुका। उस इमारत के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, शिनाज़ाकी ग्रुप, जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। मैं रोज यहां 2 मिनट रुकता था, पता नहीं क्यों, लेकिन इस इमारत को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी आग जलने लगती थी। मैंने कांच की तरफ देखा, उसमें मेरी परछाई दिखाई दे रही थी। पुराने कपड़े, पुरानी साइकिल और थका हुआ चेहरा। मैं हल्का सा हंसा। आज मैं बाहर खड़ा हूं, लेकिन एक दिन मैं इस इमारत के अंदर अपने नाम से जाऊंगा। इतना कहकर मैं फिर आगे बढ़ गया। सुबह 5:55 पर मैं अपनी पहली नौकरी पर पहुंच गया। वह एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर था। जैसे ही मैं अंदर गया, स्टोर मैनेजर सातोशी फुजिमोतो मुस्कुराने लगे। आज भी सबसे पहले आ गए काइटो। मैंने सिर झुका दिया। जी सर। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम कभी लेट नहीं होते? मैंने जवाब दिया, सर, देर से आने की आदत उन्हीं लोगों को होती है जिनके पास दूसरा मौका होता है। सातोशी सर कुछ पल तक मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत आगे जाओगे काइटो। मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं तारीफ सुनने नहीं, अपनी किस्मत बदलने आया था। अगले 4 घंटे मैं लगातार काम करता रहा। शेल्फ साफ किए, सामान सजाया, ग्राहकों की मदद की। इसी बीच लगभग 7 साल का एक छोटा लड़का चॉकलेट लेकर काउंटर पर आया। उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले, लेकिन पैसे कम पड़ गए। उसकी आंखें झुक गईं। भैया, मेरे पास बस इतने ही हैं। मैंने बिना कुछ कहे अपनी जेब से बाकी पैसे निकालकर बिल पूरा कर दिया। वह मुझे देखकर खिल उठा। थैंक यू बिग ब्रदर, मैं मुस्कुरा दिया। उसके जाने के बाद मैं कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखता रहा, क्योंकि कभी मैं भी ऐसा ही बच्चा था।
जिसके पास चॉकलेट खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। दोपहर तक मेरी शिफ्ट खत्म हो गई, लेकिन मेरा दिन अभी शुरू ही हुआ था। मैंने यूनिफॉर्म बदली, बैग उठाया और सीधे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तब तक क्लास शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे। हमेशा की तरह मैं सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। पीछे बैठने की वजह यह नहीं थी कि मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि कोई मेरे पुराने कपड़ों और घिसे हुए जूतों पर ध्यान न दे। लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की कमजोरियां ढूंढने में ही खुशी मिलती है। तभी क्लास के दरवाजे से 3 छात्र अंदर आए। उनके बीच सबसे आगे था रेन कुरोगावा, एक अमीर बिजनेस फैमिली का इकलौता बेटा। महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े और चेहरे पर हमेशा घमंड। उसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे, हमारा स्कॉलरशिप वाला हीरो भी आ गया। उसके साथ खड़े 2 लड़के हंसने लगे। काइटो, तुम रोज वही कपड़े पहनते हो या तुम्हारे पास इसी डिजाइन की 10 शर्ट है? पूरी क्लास में हल्की हंसी गूंज गई। कुछ महीने पहले तक ऐसी बातें मुझे अंदर से तोड़ देती थीं, लेकिन अब मैंने लोगों की हंसी को अपने सपनों के रास्ते का शोर मानना सीख लिया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी नोटबुक खोली और लेक्चर की तैयारी करने लगा। रेन शायद यही चाहता था कि मैं गुस्सा करूं, लेकिन मेरे पास गुस्सा करने की फुर्सत नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी बदलने में व्यस्त था। कुछ देर बाद प्रोफेसर क्लास में आए। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। मैं हर शब्द ध्यान से लिख रहा था। मेरे लिए नोट्स सिर्फ पढ़ाई नहीं थे, वो मेरे भविष्य का टिकट थे। क्लास खत्म होने के बाद सभी छात्र बाहर निकलने लगे। मैं भी अपना बैग उठाने ही वाला था कि प्रोफेसर ने मुझे आवाज दी, काइटो, जरा रुकना। मैं उनके पास चला गया। जी सर। उन्होंने अपनी मेज से एक लिफाफा उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। इसे खोलो। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक इंटरव्यू लेटर था। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, शिनोजाकी ग्रुप कैंपस रिक्रूटमेंट। कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने दोबारा नाम पढ़ा, फिर तीसरी बार। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। प्रोफेसर मुस्कुराए। पूरी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 5 छात्रों का चयन हुआ है और उनमें से एक तुम हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या सच में? उन्होंने सिर हिलाया। तुम्हारी मेहनत ने यह मौका दिलाया है। मेरी आंखें नम हो गईं। किसी ने पहली बार मेरी गरीबी नहीं, मेरी मेहनत देखी थी। यूनिवर्सिटी से निकलते समय मैं पहले से ज्यादा तेज कदमों से चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी साइकिल भी आज हल्की हो गई। रास्ते में मैं फिर उसी विशाल इमारत के सामने रुका, शिनोजाकी ग्रुप। आज पहली बार मुझे लगा कि यह सपना शायद सिर्फ सपना नहीं है। मैंने जेब से इंटरव्यू लेटर निकाला, उसे ध्यान से देखा, फिर आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं, मैं इस मौके को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। शाम को मैं अपनी दूसरी नौकरी पर पहुंच गया, एक छोटा सा कैफे। मैं वहां वेटर का काम करता था। रात करीब 8 बजे एक सूट पहने बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। मैंने उन्हें कॉफी सर्व की। उन्होंने मुझे कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर पूछा, तुम स्टूडेंट हो? जी। और साथ में काम भी करते हो? जी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है। कुछ देर बाद वह जाने लगे। उन्होंने बिल चुकाया और मेज पर एक छोटा सा नोट छोड़ गए। मैंने सोचा टिप होगी, लेकिन उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसे हराना सबसे मुश्किल होता है। मैंने वह कागज अपनी जेब में रख लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे यह बात मेरे लिए ही लिखी गई थी। इंटरव्यू वाले दिन मेरी आंख अलार्म बजने से पहले ही खुल गई। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4:30 बजे। आज मेरी कन्वीनियंस स्टोर की शिफ्ट नहीं थी। मैंने पहले ही छुट्टी ले ली थी। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। तकनीकी सवाल, बिजनेस केस, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि आईने के सामने खड़े होकर मैंने कई बार अपना परिचय भी दोहराया था, क्योंकि मुझे पता था गरीब इंसान को एक मौका मिलता है और अगर वह उस मौके को खो दे तो दूसरा मौका मिलने में सालों लग सकते हैं। वही शर्ट जिसे मैं सिर्फ सबसे जरूरी मौकों पर पहनता था, उसकी कॉलर घिस चुकी थी, लेकिन वह बिल्कुल साफ थी। मैंने उसे बड़े ध्यान से प्रेस किया, जूते पॉलिश किए, फिर आईने के सामने खड़ा हो गया। मैंने खुद को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। आज डरने का दिन नहीं है काइटो,
आज सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देने का दिन है। करीब 8:30 बजे मैं शिनोजाकी ग्रुप के मुख्यालय के सामने खड़ा था। पहली बार मैं इस इमारत को इतनी नजदीक से देख रहा था। कांच से बनी वह विशाल इमारत सुबह की धूप में चमक रही थी। मुख्य प्रवेश द्वार से लगातार लोग अंदर जा रहे थे। हर किसी ने महंगा सूट पहन रखा था। उनकी चाल में आत्मविश्वास था। मैंने नीचे अपने जूतों की तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस ली। कपड़ों से नहीं, काबिलियत से पहचान बनती है, मैंने अपने दिल को समझाया और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर पहले से दर्जनों उम्मीदवार मौजूद थे। कुछ विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, कुछ बड़े बिजनेस परिवारों से थे। उनकी बातचीत सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सब पहले से ही इस कंपनी का हिस्सा हो। मैं चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। मेरे हाथ में सिर्फ एक पुरानी फाइल थी। तभी पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। अरे, तुम भी यहाँ आ गए? मैंने मुड़कर देखा। रेन कुरोगावा, वह महंगा नेवी ब्लू सूट पहने खड़ा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। सच बताना, सिक्योरिटी ने तुम्हें रोका नहीं? उसके साथ खड़े दो उम्मीदवार भी हंसने लगे। मैंने शांत आवाज में कहा, हम दोनों यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। रेन मुस्कुराया। फर्क बस इतना है, मैं नौकरी चुनने आया हूँ और तुम नौकरी मांगने। उसकी बात सुनकर कुछ लोग फिर हंस पड़े। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोगों को शब्दों से नहीं, परिणामों से जवाब दिया जाता है। करीब 10 मिनट बाद एक कर्मचारी बाहर आया। सभी उम्मीदवार कॉन्फ्रेंस हॉल में चलिए। हम सब अंदर पहुंचे। हॉल बेहद शानदार था। बड़ी स्क्रीन, आधुनिक डिजाइन भी, और सामने इंटरव्यू पैनल के लिए लंबी मेज। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सचमुच जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के अंदर बैठा हूं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद हॉल का दरवाजा खुला। अंदर कई वरिष्ठ अधिकारी आए। सभी उम्मीदवार सम्मान में खड़े हो गए। फिर उन सब के पीछे एक महिला अंदर आई। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मैंने पहली बार उसे देखा। काले रंग का बेहद सादा लेकिन शानदार बिजनेस सूट, आत्मविश्वास से भरे कदम, चेहरे पर कोई घमंड नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर हर कोई सम्मान से सीधा खड़ा हो जाए। उसकी आंखें बेहद शांत थीं, फिर भी उनमें अजीब सी गहराई थी। कर्मचारी ने सम्मान से कहा, सुप्रभात, सीईओ अकारी शिनोजाकी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। यही थी अकारी शिनोजाकी, जापान की सबसे युवा और सफल महिला सीईओ। उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन पूरी कंपनी उनके फैसलों पर चलती थी। उन्होंने बिना मुस्कुराए सभी उम्मीदवारों की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोली, शिनोजाकी ग्रुप में आपका स्वागत है। हम यहाँ डिग्री से ज्यादा सोचने का तरीका देखते हैं। और याद रखिए, यहाँ किसी की पारिवारिक पहचान नहीं, उसकी क्षमता मायने रखती है। उनके ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर जैसे उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। मैंने पहली बार महसूस किया, शायद मुझे सचमुच एक निष्पक्ष मौका मिलने वाला है। अकारी शिनोजाकी के मंच पर बैठते ही इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई। एक एक करके उम्मीदवारों को बुलाया जाने लगा। कोई अपने परिवार की उपलब्धियां बता रहा था, कोई अपनी विदेशी डिग्री, किसी के पास बड़े बड़े सर्टिफिकेट थे, तो किसी के पास प्रभावशाली सिफारिशें। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मैंने धीरे से खुद से कहा, काइटो, तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हें करके दिखाना होगा। कुछ मिनट बाद एक कर्मचारी ने आवाज लगाई, काइटो आइजावा। मैंने गहरी सांस ली और इंटरव्यू रूम के अंदर चला गया। कमरे में 5 इंटरव्यूअर बैठे थे। बीच में अकारी शिनोजाकी थी। उन्होंने मेरी फाइल उठाई और कुछ सेकंड तक उसे पढ़ती रही। फिर पहली बार उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा। काइटो आइजावा, स्कॉलरशिप स्टूडेंट, 2 पार्ट टाइम नौकरियां, और फिर भी यूनिवर्सिटी के टॉप छात्रों में शामिल। उन्होंने फाइल बंद कर दी। ये सब कैसे कर लेते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास रुकने का विकल्प नहीं है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर तुम्हें इस कंपनी में नौकरी नहीं मिली तो? मैं मुस्कुराया। मैं निराश जरूर होऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा और फिर दोबारा कोशिश करूंगा। मेरे सपने किसी एक इंटरव्यू पर निर्भर नहीं है। इस बार अकारी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, बहुत छोटी, लेकिन मैंने उसे साफ देखा। इसके बाद तकनीकी सवाल शुरू हुए।
उन्होंने मुझे कई बिजनेस परिस्थितियां दी। मैंने हर सवाल का जवाब अपने अनुभव और तर्क से दिया। मैंने किताबों की भाषा नहीं बोली, मैंने वही कहा जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा था। आखिर में अकारी ने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक दिन किसी बड़ी टीम का नेतृत्व करने का मौका मिले तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, मैं हर कर्मचारी से उसका पद नहीं, उसकी कहानी पूछूंगा, क्योंकि जिसने लोगों की कहानी समझ ली वह उनकी क्षमता भी समझ लेता है। पूरा कमरा शांत हो गया। अकारी कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, इंटरव्यू समाप्त हुआ। मैंने सिर झुकाकर सभी का धन्यवाद किया और बाहर आ गया। बाहर निकलते ही रैंड मेरे पास आया। कैसा रहा? मैं मुस्कुराया। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वह हंस पड़ा। बस, मैं तो पहले से जानता हूं कि मेरा चयन हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं वहां किसी से मुकाबला करने नहीं आया था। मैं अपने कल के काइटो से बेहतर बनने आया था। 3 दिन बाद मैं हमेशा की तरह कैफे में काम कर रहा था। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, क्या मैं काइटो आइजावा से बात कर रही हूँ? जी, मैं शिनोजा की ग्रुप के मानव संसाधन विभाग से बोल रही हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने आगे कहा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका चयन मैनेजमेंट ट्रेनी के पद के लिए हो गया है। कुछ पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने गलत सुन लिया। क्या सच में? जी, आपकी ज्वाइनिंग अगले सोमवार से है। उस रात मैं अपने छोटे से कमरे में लौटा। मैंने नौकरी का ऑफर लेटर मेज पर रखा, फिर उसी टूटी हुई आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ महीने पहले तक मैं सिर्फ एक गरीब छात्र था, लेकिन आज मैं जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का कर्मचारी बनने जा रहा था। मैंने आईने में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है काइटो। सोमवार की सुबह शायद मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सुबह थी। आज मैं पहली बार शिनोजा की ग्रुप के कर्मचारी के रूप में उस इमारत में कदम रखने वाला था, जिसके सामने मैं वर्षों तक अपनी पुरानी साइकिल रोककर सिर्फ सपने देखा करता था। आज मेरे पास अब भी वही पुराना बैग था, वही घड़ी थी जो हर कुछ दिनों में रुक जाती थी, और वही घिसे हुए जूते थे। बदला था तो सिर्फ एक चीज, मेरी पहचान। मैं अब सिर्फ एक गरीब छात्र नहीं था, मैं शिनोजा की ग्रुप का मैनेजमेंट ट्रेनी था। ऑफिस पहुंचते ही मुझे और बाकी नए कर्मचारियों को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। करीब 20 नए लोग थे। हर कोई उत्साहित था। कुछ लोग पहले से ही दोस्त बना चुके थे। मैं हमेशा की तरह एक कोने में बैठ गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने ऊपर देखा। मेरी ही उम्र का एक लड़का मुस्कुरा रहा था। जरूर। वो बैठ गया और बोला, मैं हारुतो निशिमुरा हूँ। और तुम? काइटो आइजावा। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया। आज से दोस्त? मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मेरी जिंदगी में दोस्त बहुत कम थे, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल बनावटी नहीं लग रही थी। मैंने भी हाथ मिला लिया। हाँ दोस्त। मुझे नहीं पता था कि यही इंसान एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भरोसा भी बनेगा और सबसे गहरा धोखा भी देगा। ओरिएंटेशन शुरू हुआ। कंपनी के नियम समझाए गए। हर विभाग का परिचय कराया गया। फिर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारी सीईओ कुछ ही देर में आप सबसे मिलने आएंगी। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुला। अकारी शिनोजाकी अंदर आई। आज भी उनके चेहरे पर वही शांति थी, वही आत्मविश्वास और वही प्रभावशाली व्यक्तित्व। उन्होंने पूरे कमरे पर एक नजर डाली, फिर बोली, आप सबको बधाई। हजारों उम्मीदवारों में से सिर्फ आप लोग यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन याद रखिए, ये आपकी मंजिल नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। उनकी नजर कुछ पल के लिए मुझ पर आकर रुकी, बस 2 सेकंड। फिर वह आगे बढ़ गई। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगा उन्होंने मुझे पहचान लिया है। ओरिएंटेशन खत्म होने के बाद सभी को अलग अलग विभागों में भेज दिया गया। मुझे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिवीजन में नियुक्त किया गया। ये कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक था। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? तभी विभाग की मैनेजर एमी नाकामुरा आई। सभी लोग मेरा पीछा कीजिए। उन्होंने हमें पूरे फ्लोर का परिचय कराया। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। कोई तेजी से रिपोर्ट बना रहा था, कोई मीटिंग में था, कोई क्लाइंट से बात कर रहा था। ये दुनिया मेरी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग थी।
दोपहर तक मुझे पहली जिम्मेदारी मिल गई। एक साधारण मार्केट रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी थी। मेरे साथ 3 और ट्रेनी थे। उनमें से एक रेन कुरोगावा। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। लगता है किस्मत अच्छी है तुम्हारी। मैंने शांत स्वर में पूछा, मतलब मतलब इतनी बड़ी कंपनी में भी तुम मेरे साथ ही आ गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपना लैपटॉप खोलकर काम में लग गया। करीब 1 घंटे बाद मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली। मैंने उसे एमी मैम को भेज दिया। उन्होंने कुछ देर बाद मुझे अपने केबिन में बुलाया। काइटो, ये रिपोर्ट तुमने अकेले बनाई है? जी। उन्होंने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि पहले ही दिन कोई इतना व्यवस्थित विश्लेषण करेगा। मैंने सिर झुका दिया। धन्यवाद। उसी समय कैबिन का दरवाजा खुला। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे कदम अपने आप रुक गए। दरवाजे पर अकारी शिनोजाकी खड़ी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी रिपोर्ट स्क्रीन पर देखी, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार एक अलग सी दिलचस्पी दिखाई दी। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। अकारी शिनोजाकी ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ने लगी। कमरे में इतनी शांति थी कि मुझे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद उन्होंने स्क्रीन से नजर हटाकर मुझसे पूछा, यह डेटा किस आधार पर तैयार किया है? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैम, कंपनी के पिछले 3 वर्षों के सार्वजनिक आंकड़ों और वर्तमान बाजार की स्थिति की तुलना करके। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें पूरा विभाग संभालने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या बदलोगे? मैं कुछ पल सोचने लगा, फिर बोला, मैं किसी प्रक्रिया को बदलने से पहले यह समझना चाहूंगा कि वो प्रक्रिया बनी क्यों थी। बिना कारण समझे बदलाव करना सिर्फ नई गलती पैदा करता है। अकारी कुछ क्षण तक मुझे देखती रहीं। फिर उन्होंने एमी नाकामुरा से कहा, रिपोर्ट मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। बस इतना कहकर वो बाहर चली गई। मैंने राहत की सांस ली। मुझे नहीं पता था कि उनका वो एक वाक्य आने वाले दिनों में पूरे विभाग की सोच बदल देगा। शाम को पूरे विभाग की छोटी सी मीटिंग हुई। एमी मैम ने सभी ट्रेनीज को देखा और बोली, आज की सभी रिपोर्ट्स मैंने और सीईओ ने देखी हैं। सभी लोग उत्सुक हो गए। उन्होंने आगे कहा, आज की सबसे अच्छी रिपोर्ट काइटो आइजावा की थी। पूरा कमरा मेरी तरफ देखने लगा। हारुतो सबसे पहले मुस्कुराया, बधाई हो दोस्त। लेकिन रेन के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने मेज पर रखी अपनी पेन कसकर पकड़ ली। मैंने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अगले कुछ दिनों में मैं पूरी मेहनत से काम करता रहा। मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और अक्सर सबसे आखिर में निकलता। धीरे धीरे कई सीनियर कर्मचारी मुझे पहचानने लगे। कुछ लोग सलाह देते, कुछ मेरी तारीफ करते और कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। कॉरपोरेट दुनिया में मैंने एक बात बहुत जल्दी सीख ली, यहां आपकी मेहनत जितनी तेज चमकती है उतनी ही तेज कुछ लोगों की जलन भी बढ़ती है। एक शाम मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि हारुतो मेरे पास आया। काइटो, पास में एक छोटा सा रेमेन रेस्टोरेंट है, चलो आज मेरी तरफ से। मैंने हंसते हुए कहा, मेरी पहली सैलरी भी नहीं आई और तुम पहले ही खर्चा कर रहे हो। वो भी हंस पड़ा, दोस्ती में हिसाब नहीं रखते। हम दोनों पैदल ही रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, लगता है, लेकिन अगर मैं अकेलेपन के बारे में सोचता रहूं तो अपने सपनों के लिए कब लड़ूंगा? हारुतो ने मेरी तरफ देखा, तुम अजीब हो काइटो, लेकिन शायद इसी वजह से तुम अलग हो। उस रात मुझे पहली बार लगा, शायद मुझे सचमुच एक सच्चा दोस्त मिल गया है। एक हफ्ते बाद पूरे विभाग में अचानक हलचल मच गई। कंपनी को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिला था। उस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 5 कर्मचारियों की विशेष टीम बनाई जानी थी। सभी अनुभवी कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि उनका चयन होगा। तभी एमी मैम ने सूची पढ़नी शुरू की। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम और फिर काइटो आइजावा।
पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। मैं खुद भी हैरान था। मैं तो अभी नया कर्मचारी था, फिर मेरा चयन कैसे हो गया? रेन अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। यह संभव नहीं है। एक ट्रेनी को इस प्रोजेक्ट में कैसे लिया जा सकता है? एमी मैम ने शांत स्वर में कहा, यह निर्णय सीधे सीईओ का है। रेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी समय मेरी नजर कांच की दीवार की तरफ गई। ऊपर वाले फ्लोर के अपने कैबिन से अकारी शिनोजाकी नीचे हमारी तरफ देख रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए हमारी नजरें मिली, फिर उन्होंने पर्दा बंद कर दिया। जिंदगी कभी भी आपको ऊपर उठाने से पहले परखना नहीं भूलती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में मेरा चयन होने की खबर पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग हैरान, और कुछ लोग मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे मैंने उनकी जगह छीन ली हो। लेकिन सच तो ये था, मैंने किसी से कुछ नहीं छीना था। मैंने सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह सबसे पहले ऑफिस पहुंच गया। मैंने अपनी मेज पर लैपटॉप रखा ही था कि हारुतो मेरे पास आ गया। वो कॉफी का एक कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब तो तुम्हें कॉर्पोरेट स्टार कहना पड़ेगा। मैं हंस पड़ा। स्टार बनने में अभी बहुत समय है। हारुतो मुस्कुराया, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। तुम्हें सफलता मिलती है लेकिन घमंड नहीं आता, मैंने जवाब दिया। जिसने खाली पेट दिन बिताए हों, उसे सफलता से ज्यादा उसकी कीमत याद रहती है। हारुतो कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे काइटो। मुझे नहीं पता था कि समय के साथ यही दोस्त मेरे बदलते भविष्य को देखकर सबसे ज्यादा बदलने वाला था। करीब 10 बजे हमारी प्रोजेक्ट मीटिंग शुरू हुई। ये मेरी पहली बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग थी। कॉन्फ्रेंस रूम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कुछ मिनट बाद अकारी शिनोजाकी भी अंदर आईं। उन्होंने सीधे मीटिंग शुरू की। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये आने वाले कई वर्षों की दिशा तय करेगा। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा, काइटो, तुम मार्केट एक्सपेंशन का प्रारंभिक विश्लेषण तैयार करोगे। कमरे में बैठे कुछ वरिष्ठ कर्मचारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक नया कर्मचारी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जी मैम। मीटिंग खत्म होने के बाद रेन मेरे पास आया। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। बधाई हो। मैंने सिर हिलाया, धन्यवाद। वो थोड़ा पास आकर बोला, लेकिन याद रखना, कॉर्पोरेट दुनिया में तेजी से ऊपर जाने वाले लोग उतनी ही तेजी से नीचे भी आते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं गिरा भी तो दोबारा उठना जानता हूं। रेन हल्का सा मुस्कुराया, देखते हैं। इतना कहकर वो चला गया। अगले 3 दिन मैंने लगभग बिना रुके काम किया। दिन में ऑफिस, रात को घर जाकर रिसर्च और सुबह फिर वही सिलसिला। कई बार रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप बंद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था मेरे जैसी पृष्ठभूमि वाले लोगों को औसत से बेहतर नहीं, सबसे बेहतर बनना पड़ता है। चौथे दिन मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली। मैं उसे लेकर एमी मैम के कैबिन की तरफ जा रहा था। तभी सामने से अकारी शिनोजाकी आती हुई दिखाई दी। पूरा कॉरिडोर अपने आप शांत हो गया। सभी कर्मचारी सम्मान में एक तरफ हो गए। मैं भी रुक गया। जैसे ही वो मेरे सामने पहुंची, उन्होंने पहली बार खुद बात शुरू की। रिपोर्ट पूरी हो गई? मैं थोड़ा हैरान हुआ। जी, अभी जमा करने जा रहा हूं। उन्होंने कुछ पल मुझे देखा, फिर बोली, जल्दबाजी मत करना। अच्छा काम करने से ज्यादा जरूरी है सही काम करना। मैंने सिर झुका दिया। मैं ध्यान रखूंगा मैम। उन्होंने हल्की सी स्वीकृति में सिर हिलाया और आगे बढ़ गईं। बात सिर्फ 10 सेकंड की थी, लेकिन पूरे फ्लोर की नजरें हमारी तरफ थीं, और उन नजरों में सबसे ज्यादा गुस्सा रेन कुरोगावा की आंखों में था। उसी शाम जब मैं अपनी सीट पर वापस आया तो मेरा लैपटॉप खुला हुआ था। मुझे साफ याद था मैं उसे लॉक करके गया था। मैंने तुरंत अपनी रिपोर्ट खोली। सब कुछ सामान्य दिख रहा था।
लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। रिपोर्ट ऊपर से बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बदल गया है। मैंने पूरी रिपोर्ट शुरू से अंत तक दोबारा पढ़ी। हर आंकड़ा, हर ग्राफ, हर नोट, सब कुछ सामान्य था। मैंने गहरी सांस ली। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, मैंने खुद से कहा, और रिपोर्ट एमी मैम को भेज दी। अगली सुबह पूरी टीम कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थी। आज मुझे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ये मेरे करियर का पहला बड़ा प्रेजेंटेशन था। मैंने लैपटॉप प्रोजेक्टर से जोड़ा और बोलना शुरू किया। शुरुआत बहुत अच्छी रही। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। अकारी शिनोजाकी भी बिना कुछ बोले मेरी हर स्लाइड देख रही थी। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी हिस्से पर पहुंचा, स्क्रीन पर अचानक एक अलग ग्राफ दिखाई दिया। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। ये वो ग्राफ नहीं था जो मैंने बनाया था। कमरे में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैंने जल्दी से अगली स्लाइड खोली। वहां भी कुछ आंकड़े बदल चुके थे। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने रात में ये सब दोबारा जांचा था। फिर ये बदला कैसे? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, माफ कीजिए, लगता है फाइल का अंतिम संस्करण नहीं खुला है। मैंने तुरंत बैकअप फाइल खोली। इस बार सब कुछ सही था। मैंने पूरी प्रस्तुति आत्मविश्वास के साथ पूरी की। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अकारी ने कहा, प्रेजेंटेशन अच्छा था, लेकिन भविष्य में हर फाइल को 2 बार जांच कर प्रस्तुत करना। मैंने सिर झुका दिया। जी मैम। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, लेकिन उनकी बात मेरे लिए किसी सीख से कम नहीं थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अपनी सीट पर लौटा। मेरा दिमाग अभी भी उसी बदली हुई फाइल में उलझा था। तभी हारुतो मेरे पास आया। सब ठीक है? मैंने धीमे से कहा, मुझे लगता है किसी ने मेरी फाइल खोलकर कुछ बदलने की कोशिश की थी। हारुतो चौंक गया। क्या? लेकिन क्यों? मैंने सिर हिलाया। पता नहीं, और बिना सबूत के मैं किसी पर शक भी नहीं करना चाहता। हारुतो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आज से अपना लैपटॉप कभी अनलॉक मत छोड़ना। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो भूलकर भी नहीं छोड़ूंगा। अगले कुछ दिनों में मेरी रिपोर्ट की चर्चा पूरे विभाग में होने लगी। कई वरिष्ठ कर्मचारियों ने मेरी तारीफ की, लेकिन जितनी मेरी तारीफ बढ़ रही थी, रेन का व्यवहार उतना ही ठंडा होता जा रहा था। एक दिन कैफेटेरिया में वो मेरे सामने आकर बैठ गया। काइटो, तुम्हें सच में लगता है कि सीईओ तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हें नोटिस कर रही हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं। वो हल्का सा हंसा। कॉर्पोरेट दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। यहां हर मुस्कान के पीछे कोई वजह होती है। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं हर इंसान पर शक करने लगूं तो काम कब करूंगा? रेन बिना कुछ बोले उठकर चला गया। उस शाम एमी मैम मेरी डेस्क पर आईं। काइटो, सीईओ तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रही हैं। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। अभी? हाँ। पूरे फ्लोर की नजरें मेरी तरफ घूम गई। मैं धीरे धीरे सबसे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा। ये पहली बार था जब मुझे सीधे सीईओ के निजी ऑफिस में बुलाया गया था। दरवाजे के बाहर पहुंचकर मैंने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से शांत आवाज आई, कम इन। मैंने दरवाजा खोला। अकारी शिनोजाकी बड़ी कांच की खिड़की के सामने खड़ी थी। उनके सामने पूरा टोक्यो दिखाई दे रहा था। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे पूछा, काइटो, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? मैंने धीरे से जवाब दिया, नहीं मैम। वो मेरी तरफ मुड़ी। उनके हाथ में मेरी वही रिपोर्ट थी। उन्होंने उसे मेज पर रखा और पहली बार मेरे चेहरे पर सीधी नजर डालते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए एक खास जिम्मेदारी है। मैं पहली बार सीईओ के निजी ऑफिस में खड़ा था। कमरे में बिल्कुल शांति थी। कांच की विशाल खिड़कियों से पूरा टोक्यो दिखाई दे रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इमारत को मैं सालों तक बाहर से देखा करता था, आज उसी इमारत के सबसे ऊपरी फ्लोर पर खड़ा रहूंगा। अकारी शिनोजाकी ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग था। जैसे वो मुझे परख नहीं रही थीं, बल्कि मुझ पर भरोसा करने का फैसला कर चुकी थीं।
उन्होंने मेरी रिपोर्ट मेज पर रखते हुए कहा, तुम्हारी सोच बाकी ट्रेनीज से अलग है। मैंने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद मैम। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सिर्फ अच्छी सोच काफी नहीं होती, जिम्मेदारी निभाने का साहस भी होना चाहिए। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, अगर मौका मिलेगा तो मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने एक नीली फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। इसे पढ़ो। मैंने फाइल खोली। यह कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट का प्रारंभिक प्रस्ताव था। उसमें कई अधूरे बिंदु थे, कुछ जगह सिर्फ नोट्स लिखे थे। मैंने पूरी फाइल पढ़ने के बाद उनकी तरफ देखा। मैम, इसमें अभी बहुत काम बाकी है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी राय दो। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रह गया। मैं सिर्फ एक ट्रेनी था और जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की सीईओ मुझसे राय मांग रही थी। मैंने लगभग 1 घंटे तक उस फाइल का अध्ययन किया, फिर अपनी नोटबुक में कुछ सुझाव लिखे। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, अगर हम शुरुआत छोटे शहरों से करें तो जोखिम कम होगा और विस्तार आसान रहेगा। अकारी ने बिना कुछ बोले मेरी बात सुनी, फिर पूछा, और अगर ये योजना असफल हो गई? मैंने जवाब दिया, तो हम गलती से सीखेंगे, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम कितना आगे जा सकते थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने फाइल बंद कर दी। अच्छा जवाब। यह शायद पहली बार था जब उन्होंने मेरी खुलकर तारीफ की थी। जैसे ही मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला, पूरे फ्लोर पर लोगों की नजरें मेरी तरफ थीं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ लोग धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे अपनी डेस्क पर आकर बैठ गया। तभी हारुतो मेरे पास आ गया। सीईओ ने क्या कहा? मैं मुस्कुराया, बस काम के बारे में। वो हंस पड़ा। तुम्हें पता है, पूरा ऑफिस यही सोच रहा है कि आखिर सीईओ बार बार तुम्हें ही क्यों बुला रही हैं। मैंने सिर हिलाया। लोग क्या सोचते हैं उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हर कोई हारुतो जैसा नहीं सोच रहा था। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर रेन कुरोगावा चुपचाप खड़ा था। उसकी नजरें मेरी तरफ थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। एक ट्रेनी और सीधे सीईओ के ऑफिस तक पहुंच गया। उसने धीमे से कहा, यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके इरादे अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। उसी शाम ऑफिस से निकलते समय मेरे ईमेल पर एक नया संदेश आया, फ्रॉम अकारी शिनोजाकी। मैं कुछ पल के लिए रुक गया। सीईओ का मुझे सीधे ईमेल? मैंने संदेश खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल सुबह 7 बजे, कॉन्फ्रेंस रूम 21, देर मत करना। कोई कारण नहीं, कोई विवरण नहीं, सिर्फ एक समय और एक जगह। मैंने फोन बंद किया। दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। अगली सुबह मैं ठीक 6:40 पर ऑफिस पहुंच गया। पूरा फ्लोर लगभग खाली था। इतनी सुबह सिर्फ कुछ ही कर्मचारी आए थे। मैं धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम 21 की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने हल्की सी दस्तक दी। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर से शांत आवाज आई, आओ काइटो। मैं अंदर गया। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, अकारी शिनोजाकी और कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार ताकेशी मोरिता। टेबल पर कई फाइलें रखी हुई थीं। अकारी ने सीधे विषय पर आते हुए कहा, आज से तुम इस नए प्रोजेक्ट की रिसर्च टीम का हिस्सा हो। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। लेकिन मैम, मैं अभी भी ट्रेनी हूं। उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी। पद से ज्यादा सोच मायने रखती है और मैंने तुम्हारी सोच देखी है। उनके शब्द सुनकर मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर गई। मैंने बिना देर किए कहा, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे यही उम्मीद है। अगले 2 हफ्तों तक मेरी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचना, दिन भर मीटिंग्स, रिसर्च, रिपोर्ट और रात को घर जाकर अगले दिन की तैयारी। मैं रोज सिर्फ 4-5 घंटे ही सो पाता था, लेकिन थकान से ज्यादा मुझे खुशी महसूस होती थी, क्योंकि पहली बार
मुझे लग रहा था कि मेरी मेहनत किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। धीरे धीरे मेरी और अकारी मैम की बातचीत भी बढ़ने लगी। हमारी बातचीत सिर्फ काम तक सीमित रहती थी, लेकिन हर मीटिंग के बाद वह मुझसे एक सवाल जरूर पूछती। आज तुमने क्या नया सीखा? पहले दिन मैंने कहा धैर्य, दूसरे दिन टीम वर्क, तीसरे दिन गलती मानना कमजोरी नहीं होती। हर बार वह बिना कुछ कहे सिर हिला देती। मुझे समझ नहीं आता था वह यह सवाल रोज क्यों पूछती हैं। एक शाम मैं रिपोर्ट जमा करके बाहर निकल रहा था, तभी अकारी ने मुझे रोक लिया। काइटो, मैं पलटकर खड़ा हो गया। जी मैम, उन्होंने पूछा, तुम रोज इतने देर तक ऑफिस में क्यों रुकते हो? मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल वाला काइटो आज वाले काइटो से बेहतर हो। कुछ सेकंड तक वह मुझे देखती रही, फिर पहली बार उनके चेहरे पर एक हल्की सच्ची मुस्कान आई। अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, इतना कहकर वह चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। पूरे दिन में उन्होंने सबसे लंबी बात मुझसे यही की थी, लेकिन ऑफिस में हर कोई इस बदलाव को पसंद नहीं कर रहा था। कैफेटेरिया में मैंने अनजाने में दो कर्मचारियों की बातचीत सुन ली। क्या तुम्हें नहीं लगता सीईओ काइटो पर ज्यादा भरोसा करने लगी है? हाँ, और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, अपनी ट्रे उठाई और चुपचाप वहां से चला गया। उसी शाम रेन कुरोगावा पार्किंग एरिया में मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। काइटो, एक सलाह दूं? मैं शांत रहा। कहिए, वह हल्का सा मुस्कुराया। जितनी तेजी से तुम ऊपर जा रहे हो, उतनी ही तेजी से लोग तुम्हें नीचे गिराने की योजना भी बना रहे हैं। अगले दिन सुबह पूरे ऑफिस में अचानक हलचल मच गई। आईटी विभाग के लोग एक एक कंप्यूटर जांच रहे थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारी तेजी से इधर उधर जा रहे थे। उसी समय एमी नाकामुरा तेजी से हमारी तरफ आई। उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा। काइटो, सीईओ अभी इसी वक्त तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रही हैं। मेरे कदम वहीं रुक गए। आसपास खड़े कई कर्मचारी मेरी तरफ देखने लगे। उस पल मेरे मन में दर्जनों सवाल चल रहे थे। कंपनी की गोपनीय फाइल, आईटी विभाग की जांच और अचानक सीईओ का मुझे बुलाना। मैंने गहरी सांस ली और ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चल पड़ा। मेरे हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने अकारी शिनोझाकी के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैं कम इन मैम? कम इन। मैं अंदर गया। इस बार कमरे का माहौल पहले जैसा नहीं था। अकारी के साथ आईटी हेड कोजी मात्सुदा और वरिष्ठ सलाहकार ताकेशी मोरिता भी मौजूद थे। टेबल पर एक लैपटॉप खुला हुआ था। अकारी ने सीधे मेरी तरफ देखा। काइटो, बैठो। मैं चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कोजी मात्सुदा ने स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। कल रात 9:47 बजे किसी ने कंपनी के एक गोपनीय प्रोजेक्ट फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश की। मैं ध्यान से स्क्रीन देखने लगा। उस पर कर्मचारी आईडी दिखाई दे रही थी और वह आईडी मेरी थी। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। मैंने तुरंत कहा, यह संभव नहीं है। कल रात 9 बजे तक तो मैं ऑफिस में ही नहीं था। अकारी ने शांत आवाज में पूछा, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, जी। मैं रात 8 बजे ऑफिस से निकला था। उसके बाद सीधे अपने पार्ट टाइम कैफे गया। वहां की एंट्री और भुगतान रिकॉर्ड इसकी पुष्टि कर सकते हैं। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। कोजी मात्सुदा बोले, हमें भी यही अजीब लगा। तुम्हारी आईडी इस्तेमाल हुई, लेकिन बिल्डिंग एक्सेस रिकॉर्ड के अनुसार तुम उस समय ऑफिस में थे ही नहीं। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, किसी ने मेरी कर्मचारी आईडी का इस्तेमाल किया था, लेकिन क्यों और कैसे? अकारी अपनी कुर्सी से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड बाद उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा, काइटो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मुझे तुम पर शक है। मैंने पहली बार राहत की सांस ली। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि सच्चाई क्या है। मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, मैम, अगर किसी ने मेरा नाम इस्तेमाल किया है तो मैं असली व्यक्ति को ढूंढ कर रहूंगा। इस बार वह मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में वही शांत विश्वास था। इसी जवाब की उम्मीद थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं नीचे अपने विभाग में लौटा। पूरे फ्लोर पर अजीब सी खामोशी थी,
जैसे सभी लोग किसी खबर का इंतजार कर रहे हों। हारुतो तुरंत मेरे पास आया। सब ठीक है? मैंने उसे पूरी बात बता दी। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, इसका मतलब किसी ने जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। और जिसने भी ये किया है उसे कंपनी के सिस्टम की अच्छी जानकारी है। उस दिन पहली बार मैंने अपने आसपास के लोगों को अलग नज़र से देखना शुरू किया। हर मुस्कान, हर बातचीत, हर छोटी बात। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था या सचमुच कोई मुझे निशाना बना रहा था? शाम को जब मैं अपनी डेस्क साफ कर रहा था, तभी मेरी नज़र नीचे गिरे एक छोटे से कागज़ पर पड़ी। वह शायद किसी की नोटशीट का फटा हुआ टुकड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ लोग जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से गिरते भी हैं। मैं कुछ पल तक उस कागज को देखता रहा। ये वही बात थी जो कुछ दिन पहले रेन कुरोगावा ने मुझसे कही थी। क्या यह सिर्फ संयोग था या कोई मुझे जानबूझकर संदेश दे रहा था? मैंने वो कागज अपनी जेब में रख लिया। उस रात मैं अपने छोटे से कमरे में था, लेकिन मेरा दिमाग अब भी ऑफिस में ही अटका हुआ था। मैंने अपनी डायरी निकाली। जब भी कोई बड़ी समस्या आती थी, मैं उसे लिखता था। मैंने पन्ने के बीच में एक गोला बनाया और लिखा, किसने मेरी आईडी का इस्तेमाल किया? फिर उसके चारों तरफ सवाल लिखने लगा। किसके पास मौका था? किसे मेरे आगे बढ़ने से परेशानी थी? किसे कंपनी के सिस्टम की जानकारी थी? मैंने एक नाम लिखने के लिए पेन उठाया, लेकिन फिर रुक गया। रेन कुरोगावा। शक जरूर था, लेकिन सबूत नहीं। और मैंने खुद से एक वादा किया था, मैं कभी बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैंने उसका नाम काट दिया और डायरी बंद कर दी। अगले दिन मैं पहले से भी ज्यादा जल्दी ऑफिस पहुंचा। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं सिर्फ अपना काम नहीं करूंगा, मैं हर छोटी चीज पर ध्यान भी दूंगा। कौन कब आता है, कौन किससे मिलता है, कौन किस बात पर अचानक चुप हो जाता है। मैं किसी की जासूसी नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सच ढूंढ रहा था। दोपहर के समय आईटी हेड कोजी मात्सुदा मेरी डेस्क पर आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, काइटो, थोड़ा समय है? जी सर। हम दोनों एक छोटे मीटिंग रूम में गए। उन्होंने लैपटॉप खोलकर मुझे सिक्योरिटी लॉक दिखाए। देखो, जिस समय तुम्हारी आईडी इस्तेमाल हुई उसी समय सिस्टम में एक और कर्मचारी का लॉगिन भी सक्रिय था। मैंने ध्यान से स्क्रीन देखी, लेकिन कर्मचारी का नाम छिपा हुआ था। मैंने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन था? उन्होंने सिर हिलाया, अभी नहीं, जांच पूरी होने से पहले मैं किसी का नाम साझा नहीं कर सकता। मैंने उनकी बात समझी। कम से कम अब मुझे यह पता था कि मैं अकेला नहीं था। शाम को मैं कैफेटेरिया में बैठा था। हारुतो भी मेरे साथ था। वह हमेशा की तरह माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था। जब यह सब खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें मेरी तरफ से सबसे महंगा रेमन खिलाऊंगा। मैं हंस पड़ा। पहले तुम्हारी सैलरी बढ़ जाए। हम दोनों हंसने लगे। उसी समय अकारी शिनोजाकी कैफेटेरिया में आई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सभी कर्मचारी सम्मान में खड़े हो गए। उन्होंने हल्की नजर पूरे हॉल पर डाली, फिर कुछ सेकंड के लिए उनकी नजर मुझ पर आकर रुकी। उन्होंने बस इतना कहा, काइटो। जी मैम। काम खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आना। जी। वह बिना कुछ और बोले चली गई, लेकिन पूरे कैफेटेरिया में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। अब ये बात छिपी नहीं थी कि सीईओ मुझे अक्सर बुलाती हैं, और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। रात को मैं उनके ऑफिस पहुंचा। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इस बार उनके सामने कोई फाइल नहीं थी। उन्होंने सीधे पूछा, काइटो, इन सब घटनाओं के बाद भी क्या तुम्हें इस कंपनी पर भरोसा है? मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, जी। क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर कुछ लोग गलत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जगह गलत है। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और एक नई एक्सेस कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दी। आज से यह तुम्हारा नया कर्मचारी कार्ड है। पुराना कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है। मैंने कार्ड लिया। धन्यवाद मैम। अगली सुबह मैं नए एक्सेस कार्ड के साथ ऑफिस पहुंचा। जैसे ही मैंने प्रवेश द्वार पर कार्ड स्कैन किया, मशीन ने हरी बत्ती दिखा दी। मैं अंदर जाने ही वाला था कि मेरी नजर सामने खड़े रैन कुरोगावा पर पड़ी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे हाथ में नया एक्सेस कार्ड देखा।
उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। वह तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गया। उस छोटे से बदलाव ने मेरे मन में एक नया सवाल पैदा कर दिया। क्या उसे पहले से पता था कि मेरा पुराना कार्ड बंद हो चुका है? अगर हाँ, तो उसे यह जानकारी मिली कैसे? कई बार सच आपके सामने ही खड़ा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, धैर्य भी चाहिए। रेन के चेहरे का वह बदला हुआ भाव मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने तय कर लिया था, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है तो वह एक दिन जरूर गलती करेगा, और मैं उसी गलती का इंतजार करूंगा। अगले कुछ दिनों में कंपनी की जांच जारी रही। आईटी टीम लगातार सिस्टम की जांच कर रही थी। पूरे ऑफिस में सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी रुक नहीं सकती थी। मैंने अपना पूरा ध्यान काम पर लगा दिया। कुछ महीने पहले तक मैं एक छोटे से कन्वीनियंस स्टोर में शेल्फ साफ कर रहा था, और आज जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की रणनीति पर काम कर रहा था। लेकिन जितनी तेजी से मेरा काम आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से ऑफिस में अफवाहें भी फैलने लगी थी। एक दिन मैं कॉफी लेने कैफेटेरिया गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, दो कर्मचारी अचानक चुप हो गए। मैंने ध्यान नहीं दिया और कॉफी लेने लगा। तभी मुझे पीछे से कुछ शब्द सुनाई दिए। सुना है सीईओ उसे सीधे प्रोजेक्ट देती है। इतनी जल्दी किसी ट्रेनी को कौन नोटिस करता है? जरूर कोई वजह होगी। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खुद से कहा, अगर मैं हर अफवाह का जवाब देने लगूं तो अपने सपनों के लिए कब काम करूंगा? मैं कॉफी लेकर बिना पीछे देखे बाहर निकल आया। उसी शाम एमी नाकामुरा ने पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। अगले हफ्ते हमारी बोर्ड मीटिंग है। इस बार प्रोजेक्ट का मुख्य प्रेजेंटेशन उन्होंने कुछ सेकंड रुककर कहा, काइटो देगा। पूरा कमरा शांत हो गया। एक ट्रेनी और सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन। कई लोगों के चेहरे बदल गए। रैन ने तुरंत सवाल किया, क्या यह सही फैसला है? एमी ने शांत स्वर में कहा, यह फैसला मेरा नहीं, सीईओ का है। रैन चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। अगले 7 दिन मैंने खुद को पूरी तरह तैयार किया। हर स्लाइड, हर आंकड़ा, हर सवाल का जवाब। मैंने एक एक चीज कई बार जांची। इस बार मैं कोई गलती नहीं होने देना चाहता था। बोर्ड मीटिंग का दिन आ गया। कमरे में कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मैंने गहरी सांस ली और अपनी प्रस्तुति शुरू की। शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा कमरा ध्यान से सुनता रहा। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक वरिष्ठ निदेशक बोले, बहुत स्पष्ट विश्लेषण। दूसरे ने कहा, इसमें व्यावहारिक सोच दिखाई देती है। मैंने पहली बार राहत महसूस की। तभी अकारी शिनोजाकी ने कहा, अच्छा काम काइटो। उनके मुंह से निकले ये 3 शब्द मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अकेला कॉरिडोर में खड़ा था। तभी अकारी मेरे पास आई। तुम्हें पता है, आज बोर्ड ने तुम्हारी रिपोर्ट की बहुत तारीफ की। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह टीम की मेहनत थी मैम। उन्होंने मेरी तरफ देखा। अच्छे लीडर सफलता का श्रेय बांटते हैं और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। मैंने सिर झुका दिया। उनकी हर बात मेरे लिए एक नई सीख बनती जा रही थी। उसी समय कॉरिडोर के दूसरे छोर पर रेन खड़ा था। उसके साथ कंपनी के वरिष्ठ निदेशक दाइची मोरिमोटो भी थे। दाइची ने धीमी आवाज में पूछा, यही है काइटो? रेन ने सिर हिलाया। जी। दाइची ने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा,